हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी क्लास 7 हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है कि ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। ध्यान रखिएगा, 1739 में नादिर शाह ने क्या किया? ईरान का शासक था, दिल्ली पे आक्रमण किया और जो बहुत भारी मात्रा में धन और दौलत और विभिन्न बहुमूल्य चीज़ें, जैसे अभी आप देखेंगे तख्ते ताउश और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हुआ कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी कई लगातार आक्रमण किए और 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट किया। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईरान का शासक है नादिर शाह, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया 1748 से 1761 के बीच और भारी मात्रा में लूटपाट मचाई थी। आगे देखते हैं नादिर शाह ने क्या क्या चीज़ें लूटी है, उसका एक विवरण दिया गया था, उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। तो नादिर शाह जो था उसने क्या क्या ले गया? 60 लाख रुपए ले गया था, कई हजार सोने के सिक्के ले गया था, 1 करोड़ रुपए के बर्तन ले गया था सोने के, 50 करोड़ रुपए के गहने ले गया था, जवाहरात और अन्य भी बहुमूल्य चीज़ें ले गया था और इनमें से तो कुछ और बेशकीमती चीज़ भी ले गया था, जिसमें से थी तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन। ध्यान रखिएगा, तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को भी ले गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा इसमें अगला पॉइंट दिया गया था नए राज्यों का उदय। चलिए देखते हैं नए राज्यों के उदय में क्या दिया गया था। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, क्योंकि उनकी शक्तियां बिल्कुल छेड़ हो गई थी। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। तो जो स्वतंत्र राज्य हुए उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखते हैं। पहला पार्ट है अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत के थे। तो पहला भाग कौन सा है? जो मुगल के अधीन थे, लेकिन मुगलों की शक्ति छीड़ होते देख के अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। हालांकि पहले भी ये बहुत शक्तिशाली थे और कुछ हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन मुगलों से अपना औपचारिक जो संबंध था उसको तोड़ने की इनके अंदर क्या कह सकते हैं शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे शक्ति कमजोर हो गई मुगलों की, वैसे वैसे ये नए राज्य के रूप में अपना गठन कर लिए। दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। तो दूसरा ऐसे राज्य थे जो मुगलों के शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में कार्य करते थे और कुछ हद तक स्वतंत्र थे। इनमें से राजपूत प्रदेश भी शामिल होते थे। तो इनमें से राजपूत भी होते थे जिनसे मुगलों का अच्छा संबंध होता था और वतन जागीर के रूप में ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते थे। तीसरा प्रकार है, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। और इन्होंने कैसे स्वतंत्रता पाई? सशस्त्र विद्रोह करके, लड़ाइयाँ करके स्वतंत्रता पाई। आगे देखते हैं। आगे इसमें पहला प्रकार दिया गया है जो पुराने मुगल प्रांत थे वे कैसे स्वतंत्र हुए, इसके बारे में बताया गया है। जो 3 प्रांत बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उसको देखते हैं। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। तो पुराने मुगल प्रांतों से जो नए स्वतंत्र राज्य बने उनमें से 3 प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजात द्वारा स्थापित किए गए। ये तीनों जो थे, तीनों ही राज्य जो बना उच्च मुगल अभिजात, मतलब मुगल के उच्चकालीन जो वहाँ के अधिकारी थे उनके द्वारा बनाए गए। इनके जो मनसब था बहुत ज़्यादा उच्च था और ये मुगल काल से ही संबंध रखते थे। इन 3 राज्यों के संस्थापक सआदत खान, अवध का संस्थापक सआदत खान था। नोट कर लीजिए, ये पेपर में पूछा गया है, PYQ है। तीनों राज्य दे दिया गया था और मिलान करने के लिए दे दिया गया था। तो सआदत खान की स्थापना, मतलब सआदत खान अवध की स्थापना की।
मुर्शीद कुली खान बंगाल की स्थापना की और आसफ जहां ने हैदराबाद की। नोट कर लीजिएगा, अवध की स्थापना सआदत खान ने की स्वतंत्र रूप से, बंगाल की मुर्शीद कुली खान ने, और आसफ जहां ने हैदराबाद की। आगे देखते हैं, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास भी था। मुगल बादशाहों को इन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला था। तो जो आसफ जहां था जो हैदराबाद का संस्थापक था, और मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का संस्थापक था, दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला था। जबकि सआदत खान को 5,000 जात का दर्जा मिला था, 6,000 जात का दर्जा मिला था। नोट कर लीजिएगा, सआदत खान जो कि अवध का संस्थापक था उसको 6,000 जात का दर्जा मिला था। आगे देखते हैं, ये दर्जा वाला जो जात वाला जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि आसफ जहां और मुर्शीद कुली खान को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला था और सआदत खान को 6,000 जात का दर्जा मिला था। आगे देखते हैं, आगे इसमें पहला राज्य है हैदराबाद, इसके बारे में बताया गया है। चलिए इसको देखते हैं। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहां, इसका पूरा नाम क्या था? निजाम उल मुल्क आसफ जहां, 1724 से 1728, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। तो अगर प्रश्न बनेगा कि आसफ जहां कौन था, तो वह जो हैदराबाद नया राज्य गठित हुआ स्वतंत्र रूप से मुगलों के शक्ति छीन होने के बाद उसका संस्थापक था। अगला प्रश्न बनेगा कि यह किस मुगल से शासक के समय में काम करता था? तो यह मुगल बादशाह फर्रुख सियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। नोट कर लीजिएगा, फर्रुख सियार के दरबार का अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। आगे देखते हैं, उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। इसे क्या हुआ था? सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। बाद में इसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। तो 1720 और 22 के समय में क्या हुआ कि वह दक्कन प्रांत का सूबेदार बन गया था। तो उसके पास पहले से ही राजनीतिक जो पावर होती है वह भी थी और वित्तीय प्रशासन पर भी पूरा नियंत्रण पा लिया था वह। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धाओं का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। तो जो दक्कन में उपद्रव हो रहे थे और जो मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा की लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती थी, उसका फायदा उठा के इसने क्या किया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। आगे देखते हैं, अब दूसरा राज्य के बारे में हम देखेंगे, अवध के बारे में। अवध के संस्थापक सआदत खान है। देख लीजिए, इनका पूरा नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इन्हें 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। तो मुगल साम्राज्य के बाद जो विघटन हुआ उसमें यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य था अवध, जिसके संस्थापक कौन थे? सआदत खान थे और पूरा नाम बुरहान उल मुल्क सआदत खान था। यह 1722 में अवध के सूबेदार नियुक्त हुए। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। ये गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि यह एक समृद्धशाली प्रदेश था, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था यह, और जो उत्तर भारत तथा बंगाल के बीच में जो व्यापार मार्ग था यहीं से होकर जाता था, अवध से ही होकर जाता था। इसलिए ये बताया जा रहा है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। आगे देखते हैं, अब तीसरे राज्य के बारे में देखते हैं, बंगाल। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो बंगाल, इसमें बताया जा रहा है जैसे कि ऊपर बताया गया कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की मुगलों से अलग होकर। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे। मुर्शीद कुली खान कौन था? बंगाल का नायब था, यानी कि प्रांत का सूबेदार का प्रतिनियुक्त था। मतलब प्रांत का जो सूबेदार होता है उसका प्रतिनियुक्त था। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के, आगे देखते हैं, हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बंगाल मुर्शीद कुली खान ने संस्थापना की इसकी और ये मुगल नियंत्रण से अलग कर लिया इसको। और मुर्शीद कुली खान क्या था? बंगाल का नायब था, यानी कि जो बंगाल का सूबेदार होता है बंगाल प्रांत का, उसका प्रतिनियुक्त था। आगे लिखा गया है कि यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बन सका, उसने बहुत जल्द ही सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन उससे सूबेदार से संबंधित जो कार्य होते थे वह मुर्शीद कुली खां बहुत जल्द ही करने लगा और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही राजस्व प्रशासन भी उसने अपने नियंत्रण में ले लिया। आगे देखते हैं, आगे सिखों के बारे में देखते हैं। यह थर्ड प्रकार था, मुगलों से अलग होकर थर्ड प्रकार कौन सा बना था? सिखों जाटों और मराठों का ही तो बना था। तो इसको देखते हैं।
1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बंदा बहादुर नाम के एक व्यक्ति ने खालसा नाम से नेतृत्व किया मुगल सत्ता के खिलाफ। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। तो उसने क्या किया कि गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और अपने आप को सार्वभौम दिखाया, अपने आप को बहुत प्रभुत्वशाली दिखवाया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। तो सतलज और यमुना नदी के बीच में उसने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1715 में इसे बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। आगे देखते हैं, आगे है कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में यह पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के बाद सिखों ने अपने आप को किस रूप में संगठित किया। तो पहले जत्थों में संगठित किया, उसके बाद मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेना बनती थी उसका नाम क्या पड़ता था? तो दल खालसा उसे कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा, दल खालसा कहा जाता था। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। तो दल खालसा कहाँ मिलता था? संयुक्त जो सेनाएं थी वह बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता या फिर गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। तो जो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था दल खालसा। और दल खालसा जब मिलते थे, कब मिलते थे? बैसाख और दिवाली को जब मिलते थे तो वह सामूहिक निर्णय लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था? गुरुमत्ता कहा जाता था या फिर गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके महाराज रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की। तो सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी और रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम रख करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ध्यान रखिएगा, राजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। आगे देखते हैं, आगे मराठों के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं मराठों के बारे में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार के हाथ में चली गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मराठा राज्य की जो शक्ति है वह चित्पावन ब्राह्मण के परिवार में चली गई, जो शिवाजी के समय में क्या कहे जाते थे? पेशवा अथवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। उस समय क्या हुआ? पेशवा जब शासन करने लगे मराठों में, तो पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गई और पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। और पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का राज यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए, तो इनकी सफलता का राज देख लेते हैं कि मुगलों के किलाबंदी जो होती थी उन इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे और उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। तो ये क्या करते थे? मुगलों की किलाबंदी जहां जहां होती थी, जैसे कि आगरा, इलाहाबाद के किला, तो ये किलाबंदी के आसपास इलाके में नहीं हमला करते थे, बल्कि जो शहर कस्बे होते थे इन किलों से दूर वहां हमला करते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ करते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। और ये मुगल सेना से कहाँ लड़ाई करते थे? जहां इनका राशन आने में बहुत दिक्कत हो सकती थी, मुगलों से इस प्रकार लड़ाई ये करते थे, इस प्रकार ये सफल हो जाते थे। यही इनका सफलता का रहस्य था। आगे है कि 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। तो 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और 1761 में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध हुआ, तब इनका विस्तार रुक गया। उसने शनै शनै और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता का क्षति पहुंचाई। तो इसने क्या किया? मराठों ने धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। तो 1720 के समय तक मालवा और गुजरात मराठों के हाथ में आ गया था, मुगलों से छीन लिया गया था। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। 1730 के समय तक क्या हुआ? 1730 के समय तक यह हुआ जो मराठा नरेश होते थे, समस्त दक्कन जो प्रायद्वीप था, जो समस्त साउथ इंडिया का प्रायद्वीप था, उसके अधिपति मतलब उसके अधिकारी के रूप में मान्यता मिल गई थी, उसके शासक के रूप में इन्हें मान्यता मिल गई थी। और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। और इस क्षेत्र पर ये इनके प्रसिद्ध कर है चौथ, जो कि 25% होता था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों के कर पूछा जाता है तो मराठों के दो कर बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक चौथ कर होता था जो 25% लिया जाता था, और एक सरदेश मुखी होता था जो 9 से 10% लिया जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे भी। तो इन्हें
इन दोनों करों को लेने का भी अधिकार मिल गया था। अब चौथ कर के बारे में देख लेते हैं। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। जमींदारों से वसूलते थे, ध्यान रखिएगा, ये जमींदारों से वसूलते थे और भू राजस्व का 25% लेते थे दक्कन में, ध्यान रखिएगा, दक्कन में लेते थे और मराठा इनको वसूलते थे। किनसे वसूलते थे? जमींदारों से वसूलते थे, भू राजस्व का 25% लेते थे और दक्कन क्षेत्र में वसूलते थे। इसे क्या कहा जाता था? चौथ कर। चौथ का मतलब ही होता है 1/4 ना, 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। आगे देखते हैं, अगला हमारा कर था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी दक्कन में मुखर राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा होता था। तो सरदेशमुखी क्या होता था कि जो भू राजस्व संग्रहकर्ता होता था वह जो कर लेता था उसका 9-10% हिस्सा मराठा ले लेते थे। तो सरदेशमुखी क्या होता था कि जो राजस्व संग्रहकर्ता होते दक्कन के, जो राजस्व एकत्रित करते थे, विभिन्न प्रकार के कर लेते थे, उसका 9 से 10% हिस्सा मराठा ले लेते थे। इसे ही सरदेशमुखी कहा जाता था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी 6:30 बजे आपकी एक और क्लास प्रीमियर की गई है, जो BPSC जो 6 to 12 के बच्चे हैं उनके लिए और जो सीटेट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 to 12 का जो सिलेबस है, आप अगर 9, 10, 11, 12 का पेपर देखे होंगे जो BPSC शिक्षक बहाली 7th फेज में हुआ था, उसमें पूरा क्वेश्चन NCERT और SCERT से आया था। तो आज हम क्या करेंगे? संपूर्ण 6 के ज्योग्राफी को करेंगे। आज हम संपूर्ण 6 के ज्योग्राफी की एक क्लास में समाप्त कर देंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जितना मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, सब एक क्लास में समाप्त हो जाएगी। और सीटेट में भी सारे प्रश्न NCERT से ही आते हैं, एक आध दो प्रश्न बाहर से आते हैं, तो सीटेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को तक तभी पहुँच सकता है। चलिए फिर, धन्यवाद।